हेलो गाइस, दिस इज रिया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया कोचिंग क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर का पार्ट सेकंड। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो देखिए, उसके बाद इस पार्ट को देखना ताकि चैप्टर जो है अच्छे से क्लियर हो सकेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सोवियत संघ के विघटन का कारण, मतलब जो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति के विघटन कैसे हो गई, अचानक से खत्म कैसे हो गई। ये इतनी बड़ी बात थी, मतलब इतनी बड़ी विश्व की दूसरी महाशक्ति थी और वो ही खत्म हो गई। तो अभी ये समस्या है कि उसके कारण क्या था, आखिर सोवियत संघ की समाप्ति कैसे हुई। पहला था राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं में कमजोरी। जो सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं थी वो अंदरूनी कमजोरी की वजह से लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में असफल थी। मतलब अंदर ही अंदर जो वहाँ की राजनीतिक दल था कम्युनिस्ट पार्टी का, वो अंदर ही अंदर मनमानी में नौकरशाही की तरफ से आ रहा था। तो अंदर ही अंदर वो लोगों की ग्रोथ, अपने देश की ग्रोथ कैसे कर सके और लोगों की आकांक्षा को, जो लोगों की न्यूनतम आवश्यकता की चीज है उसको पूरा करने में असफल हो रही थी। पहला कारण ये था संसाधनों का दुरुपयोग। मतलब सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का ज्यादातर हिस्सा किस चीज पर बर्बाद कर दिया था, परमाणु हथियार बनाने के लिए और सैन्य सामान बनाने के लिए। मतलब सेनाओं को और सामान प्रोवाइड करने के लिए ही अपने सारे संसाधनों को बर्बाद कर दिया था। उसने न देश की इकोनॉमी के बारे में सोचा कि उस पर क्या असर पड़ेगा, न लोगों के जो खाने पीने की चीजें होती है, जो उनकी उपभोक्ताओं की उपभोग करने की चीजें होती है, ना उसका करा। उसने केवल सारे संसाधनों का उपयोग परमाणु हथियारों पर लगाया था। उससे क्या हो गया, और उसने अपने देश के संसाधन पूर्वी यूरोप के देशों पे लगा दी, उसका विकास करने पे लगा दी, क्योंकि उस टाइम पे वो पूर्वी देशों को भी अपनी साइड कर रहा था। तो वो अपने देश पे ध्यान न ज्यादा देकर दूसरे के देश पे ज्यादा ध्यान दिया था, दूसरे के देशों को ज्यादा विकसित करने पे लगा था। इससे क्या हुआ, सोवियत संघ पे आर्थिक दबाव बढ़ने लग गया। पहले से उसकी इकोनॉमी जो थी वो रुक चुकी थी, ऊपर से वो दूसरे देशों की और ध्यान दे रहा उनका डेवलपमेंट करने में। तो वो आर्थिक दबाव बना, उसे उधार लेने पड़ गया दूसरे संघों से और दूसरे देशों से, और इसका सामना करने में वो विफल रहा। जब उसके चुकाने का टाइम आया सबको, तो वो चुकाने में विफल रहा। मतलब वो इस समर्थ नहीं हो पाया उसके पास चुकाने की सारे सामान। अब जो पूर्वी दुनिया के लोग थे उन लोगों को रूस के बारे, मतलब पश्चिमी देशों की दुनिया के बारे में पता चला था कि उन देशों का विकास कितनी तेजी से हो रहा है, और हमारे देश में विकास भी तेजी से नहीं हो रहा। ना हमें खाने पीने की चीजें, ना हमारे परिवहन, ऊर्जा, पर्यावरण, सबको नुकसान पहुंचा जा रहा है, अर्थव्यवस्था रुक गई है। तो इस सब की वजह से भी, क्योंकि वहाँ के लोगों को, जो पश्चिमी देशों के लोग थे, उनको पूर्वी देशों के बारे में जानकारी मिलने लगी थी कि वहाँ पे अब ऐसा हो रहा है और हमारे साथ ऐसा हो रहा है। वे अपनी राजव्यवस्था पश्चिमी देशों की राजव्यवस्था के बीच अंतर को भाग सकते थे। अब वो खुद ही देख सकते थे कि हमारे पूर्वी देशों का क्या हाल है और पश्चिमी देशों का क्या हाल है, क्योंकि लोगों को जानकारी मिल रही थी, लोग समर्थ हो रहे थे जानकारी पाने में। कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा शासन, मतलब सोवियत संघ जो था, जो एक ही पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, एक तो उसकी राजनीतिक हालत भी इतनी खराब होती जा रही थी, ऊपर से वो अपने देश में ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था, और 70 साल तक सिर्फ एक ही पार्टी थी, वो भी कम्युनिस्ट पार्टी। तो क्या हुआ, ये पार्टी अब जनता के लिए उत्तरदायी नहीं रही। मतलब ये जनता के जो सवाल थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी कमी किस चीज के लिए, क्यों कमी आ रही है, तो ना उनका आंसर दे पाती थी, उनका जवाब नहीं दे पाती थी, ना उन चीजों को सुधार पाती थी। तो इससे क्या हुआ, एक तो भ्रष्टाचार बढ़ गया, और अपनी गलतियों को सुधारने में वे उनमें अक्षमता थी, असमर्थ थे। मतलब अपनी गलतियां जो उन्होंने की थी, दूसरे देशों पे विकास पे ध्यान दिया, अपने सारे संसाधन परमाणु हथियारों पे लगा दिए, तो इन सब चीजों का वो दोबारा से सुधार भी नहीं सकते, क्योंकि उनके संसाधनों की भी कमी आती रही थी दिन के दिन। और देश इन सभी बातों की वजह से भी आम जनता अलग थलग पड़ गई। जब लोगों ने सोचना चालू किया, ये समझना चालू किया कि पश्चिमी देशों का विकास कैसे हो रहा है और हमारे पूर्वी देशों का क्या हाल है, तो उनकी जानकारी बढ़ी, जागरूकता बढ़ी कि जो ये सरकार है हमें इसके खिलाफ कदम उठाने पड़ेगा, इसके खिलाफ लड़ना ही पड़ेगा। जनता की इच्छा को पूरा करने में सरकार असमर्थ। जैसे कि मैंने अभी बताया है, वहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, सिर्फ दो चीजों पे ध्यान दिया जाता था, एक तो परमाणु हथियार बनाने में, दूसरा सैन्य सामानों पर अपने संसाधन और अपने पैसों को खर्च करने में। वहाँ की सरकार को खदान, मतलब खाने पीने की चीजों की अभी आयात करना पड़ रहा था दूसरों के देश से, इतनी बुरी हालत हो गई थी वहाँ पे। अगर जनता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी, वहाँ की जो जनता थी, आम जनता थी, उनको बोलने का अधिकार भी उनसे छीन लिया जाता था।
ना ही वो बोल सकते थे कि हमारी सरकार की ये कमी है। तो वो लोग क्या करते थे, चित्रों और कार्टूनों के माध्यम से और चुटकुलों के माध्यम से अपने सरकार के पास अपनी परेशानी तक पहुंचाते थे, क्योंकि उन्हें साफ साफ बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी। साफ साफ वो अपनी परेशानियों को जाहिर नहीं कर सकते थे। कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को विशेष अधिकार, मतलब जैसे आज के हमारे देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हमारे देश को जब से देश आजाद हुआ, देश के लोग जब से देश लोकतांत्रिक है, वहाँ के देशों के पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। यहाँ पर भारत में जितने भी लोग रहते हैं, अगर कोई सरकार का कोई कानून बनाया है तो वो अगर जनता को, आम जनता को गलत लग रहा है वो, तो उसका विरोध भी कर सकते हैं। और सरकार के किसी काम का भी, सरकार की किसी संस्था का भी विरोध आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर सभी को अपने विचार रखने और अपने भावनाओं को प्रकट करने का अधिकार है। परंतु उस टाइम पे सोवियत रूस में वो सब अधिकार लोगों के पास नहीं थे। उन्हें ना बोलने का अधिकार था, ना कोई और पार्टी थी उस देश में, सिर्फ एक ही पार्टी का शासन चला था 70 वर्षों तक। तो इस वजह से वहाँ के हालात जो थे बहुत ज्यादा बिगड़ चुके थे। और जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे उनके पास भी विशेष अधिकार थे। वो सिर्फ अपनी मनमानी पर ध्यान देते थे। अपना खुद का कैसा फायदा होगा वो सिर्फ उस टाइम पे वो देखते थे, ना कि देश का कैसे विकास होगा वो उस टाइम पे वो नहीं देखते थे। फिर आई गोर्बाचेव की सुधारों की नीति। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था, उन्होंने राजनीतिक और आर्थिक सुधारने पर ज्यादा ध्यान दिया था कि हम अपने पश्चिम के देशों के साथ संबंध अच्छे करेंगे ताकि हमारे देश का भी विकास अच्छे ढंग से हो सके। और अपने देश की और जो अपनी सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी थी उसमें भी सुधार लाएंगे। तो जो वहाँ के इतने साल से चलते आ रहे नेता थे, अब वो तो एकदम से परेशान होंगे कि एकदम से चेंजेस कैसे आ सकते हैं हमारी पार्टी के अंदर। तो जो उनकी सुधार नीति थी वो भी ज्यादा कामयाब नहीं हुई थी। तो इसी कारण की वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया था। अब जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसके परिणाम क्या हुए, उसका असर क्या पड़ा और उसका फर्क क्या पड़ा। पहला इसका क्या परिणाम हुआ, पहला इसका परिणाम ये हुआ कि शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। शीत युद्ध किन दोनों देशों के बीच चला था, यूएसएसआर और यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ गणराज्य। तो जो इन दोनों देशों के बीच विचारधाराओं को लेकर लड़ाई थी, विचारधाराओं को लेकर युद्ध था कि पूंजीवादी व्यवस्था बेटर है या साम्यवादी व्यवस्था बेटर है एक देश को चलाने के लिए। तो अब इस चीज की समाप्ति हो गई थी। अब वो तो खत्म हो ही गया था सोवियत संघ, तो शीत युद्ध की भी समाप्ति हो गई थी। दूसरी दुनिया का पतन हो गया। दूसरी दुनिया क्या थी, पूर्वी यूरोप के जो भी देश सोवियत संघ में शामिल हुए थे, सोवियत संघ के खेमे में जो देश शामिल हुए थे, तो उन्हें पूर्वी यूरोप के सारे देशों को, उन सारे पूर्वी यूरोप के देशों को दूसरी दुनिया कहा जाता था। तो सोवियत संघ की समाप्ति के साथ दूसरी दुनिया का भी पतन हो गया, दूसरी दुनिया भी खत्म हो गई, हथियारों की होड़ की समाप्ति हुई। जो शीत युद्ध के चलते जो हथियारों की होड़ लगी पड़ी थी दोनों ही महाशक्तियों के बीच, कि हम अपने पास ज्यादा हथियार इकट्ठे कर लेंगे दूसरी शक्ति को तबाह करने के लिए, और दूसरी हम अपने पास ज्यादा हथियार कर लेंगे दूसरी शक्ति को तबाह करने के लिए, उसकी सेना को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो जो ये हथियार एक के बाद हथियार बनाए जा रहे थे, एक के बाद एक नए परमाणु हथियार बनाए जा रहे थे, अब उनकी भी समाप्ति हो गई। अब वो भी हथियारों की ओर भी खत्म हो गई, नए देशों का उदय हुआ। जितने भी देश जो सोवियत संघ में शामिल थे या उसकी सोवियत संघ की दखलंदाजी से जो देश परेशान थे, अब जब सोवियत संघ का ही समाप्त हो गया था, वो ही खत्म हो गई थी, तो वो नए देश, विश्व में कुछ नए देशों का उदय हुआ। वो नए देश अपनी लड़ाई के लिए लड़े, विचारधाराओं की लड़ाई खत्म हुई कि पूरी दुनिया को चलाने का सबसे बेहतर सिद्धांत कौन सा है, पूंजीवादी और साम्यवादी। जो ये दोनों विचारधाराएं चल रही थी, तो इन दोनों विचारधाराओं की लड़ाई भी समाप्त हो गई और एक ही व्यवस्था लेकर आई पूरी की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और पूंजीवादी जो प्रणाली थी वो सबसे बेटर थी। शॉक थेरेपी को अपनाया गया। जितने भी सोवियत संघ में सम्मिलित देश थे, जो भी पूर्वी यूरोप के देश थे, उन सभी देशों ने शॉक थेरेपी को अपनाया। अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बना। जब दूसरी महाशक्ति खत्म हो गई सोवियत संघ, तो अब सिर्फ एक महाशक्ति रह गई थी, वो थी अमेरिका। सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ही एक महाशक्ति बची उस टाइम पर, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं का महत्व बढ़ा, जो कि उन दो महाशक्तियों के टाइम पर नहीं था। अब जब वो एक महाशक्ति समाप्त हो गई, तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं जो कि सारे देशों की मदद करती थी, अब उनका भी महत्व बढ़ा। दूसरे देश भी जो छोटे छोटे देश हैं, उन आर्थिक संस्थाओं से मदद लेने लगे। तो यही सोवियत संघ के विघटन के परिणाम थे। बाकी देखते हैं शॉक थेरेपी क्या थी।
शॉक थेरेपी क्या थी? साम्यवाद की समाप्ति के बाद साम्यवादी देशों ने पूंजीवाद को अपनाया। साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर जाना ही शॉक थेरेपी कहलाया। मतलब जब सोवियत संघ की समाप्ति हो गई, साम्यवाद की समाप्ति हो गई, इसके बाद साम्यवादी देशों ने, जिन देशों में साम्यवाद की व्यवस्था और समाजवाद की व्यवस्था लागू थी, तो उन देशों ने क्या कर, अब उन्होंने सोच लिया कि जब इसी की समाप्ति हो गई तो सबसे बेटर जो तरीका है पूरे दुनिया को चलाने का वो क्या है? पूंजीवादी व्यवस्था है। तो साम्यवाद से पूंजीवाद की जो ये ट्रांसफर हुआ था, जो इनकी सोच बदली गई थी और जो एक साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर आए थे, इसी को क्या कहा गया? इसी को शॉक थेरेपी कहा गया। रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया। रूस में भी सोवियत संघ था, मध्य एशिया में भी, और पूर्वी यूरोप के जितने भी देश थे वहां पे साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर ट्रांसफर होने के लिए एक खास मॉडल अपनाया गया था। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित मॉडल को शॉक थेरेपी कहा गया। जो इन सभी देशों ने जो खास मॉडल अपनाया गया था साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर जाने के लिए, इसी को ही विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा शॉक थेरेपी, आघात पहुंचाकर उपचार देना, नुकसान पहुंचाकर उपचार देना कहा गया। अभी शॉक थेरेपी थी क्या? मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होगा। मतलब शॉक थेरेपी के अंदर क्या क्या आएगा, क्या हुआ जब लोग साम्यवादी देशों ने शॉक थेरेपी अपनाई? मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होगा। मतलब सारी व्यवस्थाएं जितने भी जो अब तक सरकार के हाथों चलती आ रही थी, सारे व्यापार, जितने भी कारखाने थे, जितने भी उस टाइम पे उद्योग थे, जो भी सरकार के अकॉर्डिंग चल रहा था, जितना भी काम सरकार के अकॉर्डिंग चल रहा था, अब वो निजी स्वामित्व, निजी लोगों के, जो लोग वो काम कर रहे हैं उनके हाथ में छोड़ दिया जाएगा। अब उनको पूरी आज़ादी होगी, वो किस चीज़ का उत्पादन करेंगे, किस चीज़ का उत्पादन नहीं करेंगे। कृषि पर पूरी आज़ादी होगी, जो लोग कृषि का काम करते थे। सामूहिक फर्मों को निजी फर्मों में परिवर्तित किया गया। जो अब तक सरकारें जिन फर्मों को चला रही थी उस फर्मों को निजी हाथों में दे दिया गया, लोगों को चलाने के लिए दे दिया गया। अब समझे जाने लगा कि अधिक से अधिक व्यापार करके ही विकास किया जा सकता है। अब उन साम्यवादी देशों को समझ में आ गया कि जब तक देश में विकास, जब तक देश में अधिक से अधिक व्यापार नहीं होगा, तब तक लोगों को उद्योगों में नहीं लाया जाएगा, जब से लोगों को व्यापार नहीं कराया जाएगा, जब तक किसी भी देश का विकास नहीं होगा। मुक्त व्यापार को अपनाया गया। मुक्त व्यापार क्या था? उसमें विभिन्न देशों के साथ मुद्राओं की आपसी परिवर्तन होगा, दूसरे देशों के साथ अपनी मुद्रा को बदलना, दूसरे देशों से आयात निर्यात करना, वित्तीय खुलापन, वित्तीय खुलापन मतलब दूसरे देशों के उद्योगों को अपने देश में व्यापार करने देना और अपने देश के उद्योगों को दूसरे देशों में व्यापार करने देना। जिससे क्या होगा? एक तो देशों के साथ संबंध भी अच्छे होते, ऊपर से मुद्राओं का भी आपसे लेन देन होता। मतलब दोनों देशों की जो रुपए थे, जिन दोनों देशों की जो मुद्राएं थी, वो भी आपस में एक दूसरे से लेन देन करते और दूसरे देशों के साथ संबंध भी अच्छे हो जाते। इससे लोगों को रोजगार ही मिलता। अब जो ये शॉक थेरेपी अपनाई गई थी, साम्यवादी देशों ने जो शॉक थेरेपी अपनाई गई थी, अब उस शॉक थेरेपी के अपनाने का परिणाम क्या हुआ, उन देशों पे इसका असर क्या आया? रूस का ढांचा चरमरा उठा गया। मतलब जो रूस की पूरी व्यवस्था थी वो एकदम से बदल गई। इतने सारे चेंजेस एक साथ आना एक देश के अंदर, तो ऑब्वियसली वहाँ पर नुकसान तो झेलना ही पड़ेगा उन लोगों को। एकदम से साम्यवादी व्यवस्था से अगर वो लोग धीरे धीरे करके अपने देश में पूंजीवादी व्यवस्था लाते तो उनका देश ग्रो करता, लेकिन एकदम से उन्होंने सारी चीज़ें निजी हाथों में दे दी। तो इससे क्या हुआ? लोगों ने उसका गलत फायदा उठाया और देश का विकास तो हो नहीं सका। देश और कर्जे में डूब गया। देश की इकोनॉमी एकदम से गतिरोध हो गई, जो कि पहले से ही थी। पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। इकोनॉमी जो थी वो पहले से ही गतिरोध थी, ना उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे थे। ऊपर से इतने सारे नुकसान झेलने के बाद अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही खराब हो गई, जनता बर्बाद होने लगी। इतने सारे जब देश को ही लॉसेस हो रहे हैं तो जनता पर तो असर आना ही था। जो गरीब जनता थी वो और गरीब हो गई और जो अमीर लोग थे वो और अमीर हो गए। महंगाई बढ़ गई। जिन लोगों के पास पैसा नहीं था, अब वो लोग सामान कैसे खरीदते, वो लोग खाने पीने का सामान कैसे जुटाते। और जब चीज़ों की महंगाई बढ़ गई, जो हमारी ज़रूरी चीज़ें उनकी महंगाई बढ़ गई, तो उससे लोगों को बहुत नुकसान हुआ, बहुत सारी परेशानी उठानी पड़ी। उद्योगों को सस्ते दामों पर निजी हाथों में भेज दिया गया।
साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ जाने के लिए उस टाइम पे क्या किया, सभी देशों ने अपने उद्योग को, जो कि अब तक सामूहिक रूप से चलते आते थे, जिनको सरकार देख रही थी, उनको निजी हाथों में बेच दिया गया। सस्ते दामों में लोगों को डायरेक्ट बेच दिया गया। और उन लोगों ने क्या किया, उस टाइम पर लोगों को पैसे की जरूरत थी, तो उन्होंने भी दूसरे लोगों को उसे और ज़्यादा सस्ते दामों में बेच दिया, जिससे क्या हुआ, ना तो देश का ग्रोथ हुई, ना ही उन उद्योगों का विकास हुआ, बल्कि वो उद्योग एक तरीके से बंद हो गए। रूस की मुद्रा रूबल में गिरावट आ गई। जो रूस की मुद्रा थी रूबल, उसमें गिरावट आई। इतने सारे लॉसेस होने के बाद जब महंगाई बढ़ेगी तो जो रूस की मुद्रा था तो उससे तो गिन नहीं था, उसमें गिरावट आ गई। लोगों की जमा पूंजी जाती रही, जिन लोगों के पास पैसे थे उस टाइम पे। अब महंगाई बढ़ने के कारण जब इतनी महंगाई हुई तो उस टाइम पर ही उन लोगों की जितनी जमा पूंजी थी, जितने उन्होंने पैसे जमा कर रखे थे, सब जाते रहे, क्योंकि ना देश ग्रोथ कर रहा था, ना उनके पास काम था, तो वो अपनी जमा पूंजी से अपना गुजारा कर रहे थे। सरकारी रियासतों की समाप्ति की वजह से अधिकांश लोग गरीबी में फंस गए। एकदम से सरकार ने जब सब व्यवस्था को लोगों के हाथों में छोड़ दिया, जो सरकार के ऊपर डिपेंड थे, जो लोगों को सरकारी फार्मों से काम मिलता था, वो लोग एकदम से गरीबी में फंस गए। अमीर और गरीब लोगों के बीच बहुत गहरा आर्थिक समानता हो गई। अमीर और अमीर हो गए, गरीब और गरीब हो गए। पहले से अमीर गरीब में इतना डिफरेंस था उस टाइम पे कि अब ये डिफरेंस और ज़्यादा बढ़ गया। शॉक थेरेपी अपनाने के बाद खदान का आयात करना पड़ा, फिर से वहाँ पे महंगाई बढ़ गई, और अर्थव्यवस्था जब गतिरोध हो गई थी, चलना, अर्थव्यवस्था में चेंजेस आना बंद हो गए थे, चलना बंद हो गई थी, तो उन्होंने खाने पीने के सामान, गेहूँ, चावल, इन सब सामानों को भी दूसरे देशों से आयात करना शुरू कर दिया। तो ये सारे परिणाम थे जो शॉक थेरेपी को अपनाने के बाद हुए। संघर्ष और तनाव। पूर्व सोवियत संघ में जितने भी देश शामिल थे वो सारे देश कौन से थे, संघर्ष वाले देश। मतलब उन देशों के अंदर गृह युद्ध भी चले, उन देशों को विभाजन भी झेलना पड़ा है। ऐसे ही दूसरे दो गणराज्य थे, चेचन्य और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। रूस के जो दो राज्य थे, इन दोनों राज्यों में भी हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले थे उस टाइम पर।